तो आप लोग कहाँ तक पढ़ लिए हो, पढ़े हो या नहीं पढ़े? ईमानदारी से तो मतलब हम लोग 3 चैप्टर लगभग फिनिश कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले किताब बंद करो, क्लास में बैठे हो तो बोलो केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो या नहीं? नहीं पढ़े होगे तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले 2 चैप्टर है, वो आपको कोशिश करना है कि कमिंग 10 दिन के अंदर में दोनों को फिनिश करें। पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग? नहीं, किसी ने नहीं। हाँ ले यार, कर क्या रहे थे तुम लोग? चलो रेडी करो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग तो आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क के तौर पे ये रहेगा कि आज से 10 लेकर, यानी कल छुट्टी है, 10 दिन के अंदर में आप लोग को सबको यूट्यूब पे मेरा लेक्चर है, 2 चैप्टर है। कौन कौन? एक है मोल कंसेप्ट और दूसरा है एटॉमिक। वो दोनों आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फिर उसे पढ़ाने लगेंगे तो हम टाइम भी बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है? तो आप उधर से करो, हम इसको पूरा तो डिटेल में नहीं, लेकिन इसमें जो जो मेन पॉइंट है जो आपको जानना ज़रूरी है हम उतना जरूर बताएंगे इसमें, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, तो ये करना पड़ेगा। और वो दोनों चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक है। अगर वो आप नहीं पढ़े हो तो फिर आगे आपको और दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है ना? तो वो जल्दी से आप लोग खत्म कर लेंगे। या अब आपके ऊपर, चलो आप 5 महीना एंजॉय कर लिए, अब एंजॉय खत्म करो, अब थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है? चल, तो हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, ये है क्या? तो जस्ट लाइक ऐसे समझो, ये है वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? बॉन्डेड है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन से दूर नहीं भाग रहा है, इसके साथ क्या है? बॉन्डेड है। तो इन दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कैसा इंट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा, यही वजह है कि ये यहाँ से नहीं भाग रहा है। तो वो फोर्स जो इसको इसके साथ बांधे हुआ रहता है, वो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो हाइड्रोजन को क्या किया है? ऑक्सीजन के साथ बांधे हुआ रखा है, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम रिपल्सन बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को मॉलिक्यूल में क्या करता है? बांधे रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड क्या होता है? लिखो, डेफिनेशन लिख सकते हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds, force of attraction which binds atoms, which binds atoms in a molecule, which binds atoms in a molecule is called chemical bond, is called chemical bond, ठीक है? तुमने लिख लिया? चलिए अब देखो, केमिकल बॉन्ड हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बॉन्ड हमें पढ़ने हैं।
तो इसको हम एक बार फिर पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। उस टर्म के बारे में हम बात करते हैं। आपको लिखना नहीं है, क्योंकि उन सब टर्म के बारे में हम लोग जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। और अगर लिखने का मन होगा तो केमिकल बॉन्डिंग का पहला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे ये चीज़ हम बताया है। पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आपसे पूछा जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे। तो होता ये है कि जैसे कोई एटम है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। फर्क क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, सेंटर पे, और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूम रहा होता है। तो आसानी से किसको हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो वही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो क्या वो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। दोनों पे, एक पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन क्या हुआ, बांधे हुआ है। तो वो हम अगर आप चाहो कि इलेक्ट्रॉन को निकालें तो वो एटम नहीं देगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फिर भी वो इलेक्ट्रॉन हम निकालें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वो एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, फिर भी हम चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करें, निकाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अब जितना अमाउंट में हम एनर्जी खर्च करेंगे वही एनर्जी कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, क्लियर है सबको। कि हम क्या करना है, हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी खर्च करना पड़े वो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कौन कौन फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, नेक्स्ट ये सब नेक्स्ट चैप्टर का है। ओके। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में क्या फर्क है, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब देखो, जैसे ये है कोई एटम, उसका सेंटर है ये, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर घूम रहा है, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, आने वाला नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो ये आने देगा इसको अपने आप पास, नहीं आने देगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये आने नहीं देगा, फिर भी हम चाहते हैं कि इसको हम दे ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घुस देना पड़ेगा, मतलब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के साथ ऐड करना है हमें। तो ऐड करने में जो भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, ठीक अपोजिट हो रहा है ना। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर। आप देखो, आप इसको, जैसे हमारे पास है एक सोडियम एटम ले लिया है, ठीक है। तो सोडियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11, और कोई एटम क्या करता है, अपने नियर बाय इनॉर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। किसके जैसा, उसके आसपास में जो इनॉर्ट गैस होते हैं। तो सोडियम के आसपास में इनॉर्ट गैस कौन है, नियोन है। कौन है, नियोन। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास, इसके पास 11। ये उसके जैसा बनना चाहता है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। जब दे दिया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरह से ले लो क्लोरीन, इसका है एटॉमिक नंबर 17, इसके नियर बाय इनॉर्ट गैस आर्गन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, इसके पास 17। ये उसके जैसा बनना चाहता है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर सबको, यहाँ तक नोट कर।
ओके, देखो इसका एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का NaCl, ठीक है। तो Na+Cl। अब देखो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 11, हम इसको लिखेंगे 2 8 1, ऐसे लिख सकते हैं। और क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 17, लिख सकते हैं इसको 2 8 7। अब यहाँ पर क्या हुआ था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, सोडियम के ऊपर बोलो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हो गया आयनिक कंपाउंड NaCl। क्लियर है सबको, नोट कर। अब देखो ये है कैल्शियम और ये है ऑक्सीजन। कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, तो यानी हम लिख सकते हैं 2 8 8 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। अब देखो कैल्शियम के नियर बाई इनॉर्ट गैस कौन है, आर्गन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इसके पास क्या करेगा, ये देगा कितना 2। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, नियर बाय इनर्ट गैस नियॉन, कितना चाहिए इसको 2, इसको चाहिए कितना 2, इसको छोड़ना है तो ये छोड़ेगा और ये पकड़ेगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा। तो इधर से क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कैल्शियम पे कैसा चार्ज कितना 2 पॉजिटिव, वेरी गुड। और ऑक्सीजन पे माइनस कितना 2। इस तरह से क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ca+2 और डबल माइनस। NaCl जो है टूटेगा कैसे, Na+Cl-। क्लियर है सबको। अच्छा ये भी एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके से जैसा बनना चाहेगा, इनॉर्ट गैस यानी नियॉन के जैसा। कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 2 8 2। अब इसका रिएक्शन हो रहा है, ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, आई छोड़ कितना रहा है 2, इसका मतलब हमें कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, यानी यहाँ पे जो है 2 क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 7, यहाँ पे भी 2 8 7, यानी इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इस तरह से क्या हो जाएगा बताओ, Mg के ऊपर कैसा चार्ज +2 और क्लोरीन के ऊपर एक पे माइनस और दूसरे पे भी माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2। क्लियर है सबको, यानी अगर MgCl2 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Mg+2 और 2Cl-, क्योंकि देखो Cl- कितने हैं, 2 है तो 2Cl-। क्लियर है। ठीक है ना,
अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप लोग जान गए हो, बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, दूसरा पकड़ रहा है यानी ले रहा है, तो छोड़ने वाला का नेचर कैसा होता है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल लेता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो तो ये दिया है, ये लिया है, इसका मतलब आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल या मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर है सबको? लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला क्या है, ये जनरली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, generally formed between metal and non-metal except NH4Cl. Except NH4Cl. आयनिक कंपाउंड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्या है देखो, ये केटायन हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये एनायन हुआ, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल का ग्रुप है। देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे तो मेटल नहीं है लेकिन बॉन्ड बन रहा है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड। ये कैसा, इसलिए ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। ठीक है, दूसरा लिखोगे नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। ओके, चलिए हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड लिख लिया तुमने, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना हो, वो कंपाउंड जो किसके थ्रू बना हो, आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना हो, वो कैसा नेचर का होता है, वो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना होता है। ठीक है, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, किसका, आयनिक कंपाउंड का। तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, NaCl लिया था, यानी नमक। वो कैसा नेचर का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन नेचर है उसका, नमक सॉलिड है। और ऐसे भी सोचो, 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, उनके जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस बढ़ते जाते हैं। जैसे सॉलिड है तो उनके एटम जो होंगे वो बहुत क्लोज होंगे, जैसे यही है चौक है, तो ये सॉलिड है, इसलिए सॉलिड है, इसके जो एटम है ना वो क्या है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको लिक्विड में जाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है, और गैस में जाते हैं तो और ज्यादा दूरी बढ़ जाती है। सॉलिड का मतलब ये हुआ कि उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे। अब यहाँ पे देखो तो NaCl एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और दूसरे पे नेगेटिव। तो दोनों क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे या बहुत दूर दूर होंगे, दोनों पे कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, इसलिए किस फेज में पाया जाएगा, सॉलिड फेज में। लिखोगे सॉलिड इन फेज at room temperature। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड तीसरा, do not conduct electricity, do not conduct electricity in solid phase
but conduct electricity in molten या लिक्विड स्टेट। थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये इसको स्टार मार लोगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयनिक कंपाउंड नहीं करता है, कब? सॉलिड फेज में। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड अगर मोल्टेन स्टेट में है या फिर लिक्विड फेज में है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ऐसा क्यों? एक्चुअली होता ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, यानी वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन सॉलिड कंडीशन में क्या है, दोनों बहुत क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने की जगह खाली है, वहां पे खाली तो है नहीं, खाली नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, सॉलिड फेज में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप उसको पिघला देते हैं या फिर लिक्विड फेज में ले जाते हैं तो क्या होता है, स्पेस खाली हो जाएगा उसमें और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूवमेंट होने लगेगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा क्यों होता है, समझ में आया इसका मीनिंग? चलो हेडिंग डालो, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ये बनता है फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग of electron, formed by equal sharing of electron। इससे पहले हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड को कैसे बना था, इलेक्ट्रॉन एक ने छोड़ दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट किया, वहां पर उस तरह हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, नहीं कोई भी नहीं छोड़ेगा। क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी तो इक्वल शेयरिंग हुई। कैसी होगी? इक्वल। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 1 रुपया ए दे रहा है तो बी भी कितना देगा, 1 रुपया ही देगा, वो 2 रुपया नहीं देगा। अगर वो 3 रुपया दे रहा है तो बी भी कितना देगा, 3 रुपया देगा। यानी इक्वल शेयरिंग का मतलब ये है। तो उस तरह से जो शेयरिंग होती है, जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। और हमने अभी बताया था आपको कि क्या कहते हैं, ये एटम अपने नियर बाय इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। तो सोडियम ने क्या किया था, उसको इनर्ट गैस के जैसा बनाया था, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए, हीलियम के जैसा बनना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसको भी 1 चाहिए, तो क्या ये इसको दे देगा, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा। तो क्या करेगा, दोनों कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहा है, दोनों शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग से देखो, अब यहाँ पर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, और इसके पास भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। आज 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है सबको? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नियॉन गैस के जैसा, इनर्ट गैस के जैसा बनने के लिए 2। तो इसके पास अभी बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर वाले में है, बाहर सेल में 6 है और 6 इसके पास भी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल जाए तो इसका क्या होगा, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये ना ही ये देगा और नहीं ये देगा, तो क्या करेगा,
शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 2 की करेगा। तो देखो इसने इसके साथ शेयरिंग किया। आप देखो तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से इसका भी पूरा जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड कितना बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा। ओके, और बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया है? इसका 2 और इसका 2। बाकी इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? देखो ये चारों बचा हुआ है, बॉन्डिंग में भाग लिया है। बॉन्डिंग में इस ऑक्सीजन का सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन गया और इसका भी सिर्फ ये गया। ये दोनों चारों इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? बचा हुआ है और इसका भी बचा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ आता है, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक पेयर का मतलब 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इसको पेयर में अरेंज करेंगे तो कितना पेयर हो जाएगा? 2 पेयर हो जाएगा। तो बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं लोन। यानी आपको जो बैंक के पास आपको आदमी जाता है पैसा लेने के लिए, लोन लेने, तो बैंक तभी लोन देती है जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा तो वो आपको लोन नहीं देगी। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन को देखो, इसने क्या किया? इसके साथ बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका मतलब इसके पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। यानी एक ऑक्सीजन एटम के पास कितना है? 2 लोन पेयर है। क्लियर है सबको? नोट करो। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इसको भी कितना चाहिए? 1। अब इसकी बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। इसलिए इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाहर में? 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास है 1। अब देखो तो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग किया, एक ये दिया और एक ये दिया। क्या हो गया? इसका डुएट पूरा हो गया। इस तरह से इसका भी पूरा हो गया। देखो क्लियर। और इस ऑक्सीजन का देखो कितना हो गया? 8 टूट गया। तब यहाँ पे बॉन्डिंग बताओ कितना बनेगा? यहाँ पे कितना होगा? 1। यहाँ पे भी 1। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यानी 2 लोन पेयर। ठीक है, ओके। हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड किसका क्या बोले थे? आयनिक कंपाउंड के बारे में, वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू बना हो। कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बना होगा। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा होगा? ये किस फेज में पाया जाता होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? अभी आपके सामने बोर्ड पे ही क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। H2 इस फॉर्म में, H2 O2 गैस, H2O मतलब कोवैलेंट कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड या फिर गैस में। एक्सेप्शन है इसका, जैसे डायमंड। डायमंड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। वो एक्सेप्शन लिखोगे इसके बारे में। एग्जिस्ट इन
लिक्विड या गैसियस फेज एक्सेप्ट डायमंड, सिलिका, दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा do not conduct electricity except graphite. ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट कौन है? ग्रेफाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नोट के लिए पॉइंट लिखोगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखने का तरीका है फोन, ठीक है, याद रहेगा क्योंकि इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि बहुत काम का चीज है ये, ठीक है। अब हेडिंग करोगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसको फिर दो पार्ट में बांटेगा। करूँ क्या? लिखना बंद करूँ। एक है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा है? पोलर है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड ही होगा। एक और है, दूसरा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। फर्क क्या है? ये पोलर नेचर है, इसका नॉन पोलर नेचर है। इसका कैसा? ये कब बनेगा? ये बनेगा शेयरिंग से, दोनों बनेगा। फर्क क्या होगा? ये जब बनेगा तो दोनों एटम अलग अलग होंगे, सेम जैसे नहीं। यानी सतारा और कोल्हापुर के पीछे बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? पोलर। और सतारा सतारा के पीछे बनेगा तो, ठीक है। लिखो इसके बारे में, फॉर्म बिटवीन dissimilar atom। ये बनेगा फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स। जैसे एग्जाम्पल HF, H2O, H2O2, N2, Cl2। अब यहाँ पे इसको पोलर क्यों कह रहे हैं, इसको नॉन पोलर क्यों कह रहे हैं, वो देखो।
तो हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, क्या बताए थे? वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर देखो, तो ये है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8। फ्लोरीन को कितना चाहिए था, 8। उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसको भी 1 चाहिए, किसके जैसा, नियॉन के जैसा बनने के लिए। तो दोनों ने क्या किया, शेयरिंग किया, यहाँ तो बॉन्ड बन गया। लेकिन फ्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इधर तो इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोल डेवलप हो गया। देखो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? इधर आओ, देखो यहाँ पर नॉन पोलर क्यों है, बताओ सोचो तुम। दोनों कैसे नेचर के हैं, सेम नेचर के। क्या ये खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि ये दोनों की ताकत कैसी है, एनर्जी दोनों की स्ट्रेंथ एक ही जैसी है। तो क्या होगा, बराबर जब पूरे स्ट्रेंथ होता है तो रस्सी को खींच पाता है कोई, जब एक तरफ ज्यादा ताकत हो जाती है तो वो खींचता है। यहाँ पे दोनों की ताकत कैसी है, एक जैसी है, इसलिए इस पे क्या होगा, ये ना ये खींचेगा नहीं ये खींचेगा, इसलिए यहाँ पे कोई पोल डेवलप नहीं होगा, इसलिए ये कैसा हो गया, नॉन पोलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन क्या है, ज्यादा ताकतवर है इसके कंपेयर में हाइड्रोजन के, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पे एक एग्जांपल और मिली है हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। बताओ किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे होगा होगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर होगा, यानी इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर। समझ आ गया, पोलर और नॉन पोलर क्यों है, कैसे होता है, क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और साथ ही ओवरलैपिंग बनाएंगे। लेकिन अगर आप अब तक एंजॉय किए हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करो, 10 दिन के अंदर में कोशिश करो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट जल्दी से फिनिश कर लो, ठीक है? चलो।